तो हे एवरीवन, दिस इज सुजात वाचिंग कैम्पस एकेडमी। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ लिविंग बर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारे ही चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और 70-80 क्वेश्चन होंगे, 70 to 80 क्वेश्चन या 90 भी हो सकते हैं किसी किसी में, डिपेंड अपॉन इस पीडीएफ में कितने क्वेश्चन हैं। तो हम लोग सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में हम लोग इसको अटैम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैबिटाट फॉर लिविंग बीइंग? इनमें से कौन सा ऐसा है जो हैबिटाट नहीं है लिविंग बीइंग के लिए? कोल्ड माउंटेन्स की अगर बात करते हैं, ओशियंस की बात करते हैं, डिजर्ट्स एंड हॉट स्प्रिंग्स की बात करते हैं। तो देखो बेसिकली ये सारे के सारे ही जो दिए गए हैं, चाहे वो कोल्ड माउंटेन्स है, डिजर्ट है या हॉट स्प्रिंग्स है, ऑल दोज आर हैबिटाट। सभी के सभी क्या हैं? हैबिटाट हैं। और कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। जैसे डिजर्ट में है ना, कंगारू रेड वगैरह पाए जाते हैं। ओशियंस में, डीप इन द ओशियंस अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे एल्गी वगैरह पाए जाते हैं, है ना। हॉट स्प्रिंग्स की बात करें तो हम लोग देखा होगा थर्मोबैसिलस वगैरह पाए जाते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो इन खास कंडीशन में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा हम लोग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा ऐसा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है? ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो अब यहाँ पे हमें डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग फीचर की बात नहीं कर रहा है, जस्ट इट इज आस्किंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। तो हम यहाँ पे केवल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। एबिलिटी टू सेंस, ये भी होता है, ठीक है। एबिलिटी टू रेप्लिकेट या सेल्फ रेप्लिकेट, ये भी होता है। इंटरेक्ट, ये भी होता है। यानी सारे के सारे ही सही हैं एंड ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ? इनमें से कौन सा है जो ग्रोथ को डिफाइन करता है एक तरह से? इंक्रीज इन नंबर। यस, नंबर में अगर इंक्रीज हो रहा है तभी ग्रोथ हम कंसीडर करेंगे। जैसे अगर हम सेल्स हैं, है ना, और बॉडी में सेल्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं, डिवीजन हो रहा है, तो भी हम ग्रोथ मानते हैं। इंक्रीज इन मास, मास में भी अगर ग्रोथ हो रही है तो हम ग्रोथ मानते हैं, ठीक है। आगे है इंक्रीज इन एबिलिटी टू सेंस। नहीं, सेंस की एबिलिटी को हम ग्रोथ नहीं कंसिडर करते हैं। लास्ट है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही कैरेक्टर जो ये थे, दीज आर द कैरेक्टर ऑफ द ग्रोथ। ये एक तरह से ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, ग्रोथ के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें बच्चा हम लोग। विच ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ग्रो करेगा कैसे? सेल डिवीजन के थ्रू। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे बच्चा, ओनली यूनिसेलुलर, ओनली मल्टी सेलुलर, बोथ 1 and 2, यानी दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। हाँ, तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिसेलुलर भी ग्रो करते हैं। यूनिसेलुलर में आपने देखा होगा कि एक सेल जो डिवाइड होती है ना, इस तरह से, और फिर ये वाली सेल भी डिवाइड होगी और ऐसे करके बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे एक तरह का रिप्रोडक्शन भी है और एक तरह की ग्रोथ भी है। यानी ये दोनों एक तरह से ग्रोथ भी कर रहे होते हैं और रिप्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली ये चल रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इन प्लांट्स सेल डिवीजन अकर्स? जो प्लांट्स होते हैं बच्चा, उनमें सेल डिवीजन कब होता है? तो हम बात करें हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन, पहला ऑप्शन। नहीं, केवल जर्मिनेशन के दौरान तो होता ही नहीं है, मतलब होता है लेकिन केवल नहीं होता है ना, ओनली वर्ड अगर यूज हो गया है तो यहाँ पे टिल 1 month, ऐसा नहीं है कि 1 month तक ही होता हो केवल। ड्यूरिंग फ्लावर, ओनली ड्यूरिंग फ्लावर, तो ऐसा भी नहीं है। थ्रू आउट द लाइफ, हाँ ये हो सकता है कि थ्रू आउट द लाइफ हम कह सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ जो है बेटा, वो प्लांट्स में कैसी होती है? लाइफ टाइम होती है, यानी लाइफ स्पैन जितनी जब तक चलती है उसी समय वो या उतने तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बॉडी मास इज टेकन एज एन क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ? अगर बॉडी मास को क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ माना जाए यहाँ पे, तो हम क्या कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ नॉन लिविंग? है ना, यहाँ पे इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो नॉन लिविंग में ग्रोथ को दिखाएगा? देन माउंटेन्स, ही माउंटेन्स में हम लोगों ने देखा होगा तो इनका साइज जो है धीरे 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 क्या है, इंक्रीज कर रहा है, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है इनके अंदर। जो बॉल्डर्स होते हैं इनमें भी सेम यही सीन है, एंड सैंड मॉट्स भी जो होते हैं
इनमें भी यही सीन है, यानी ऑल ऑफ दीज जो है वो एक तरह से ग्रोथ करेंगे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट होगा, तो इसकी बात करेंगे। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो, यहां तक तो ये इनकरेक्ट लग रहा है, लेकिन देखते हैं। इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास, इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, अगर हम अभी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल जस्ट जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, है ना, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है, बस इसको थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है हो रही है, तो ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, ये गलत नहीं है। इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन थ्रू आउट लाइफ, ये देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑड हो गया कि ये थ्रू आउट द लाइफ की बात कर रहे हैं, जबकि प्लांट्स में होती है थ्रू आउट द लाइफ, यहाँ पे तो नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या है आपका, इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है नेक्स्ट, ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें जिसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, जैसे अभी हमने माउंटेन्स की बात की थी कि माउंटेन्स में बाहर से एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, डिपोजिशन की वजह से धीरे धीरे मटेरियल डिपोजिशन हो रहा है और इसकी ग्रोथ जो है वो होती जा रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये भी सही है, फिलहाल हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा फॉर दैट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी विद फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू द दोज पेरेंट, मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि जो प्रोजेनी बन रहे हैं उनमें पेरेंट्स के सिमिलर या थोड़े से अलग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे या प्लियोट्रॉपी कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है ये रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे मैच करते हैं चलिए। तो यहाँ पे फंगस मैच करते हैं, फंगस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। प्लेनेरिया कैसे रिप्रोड्यूस करेगा एंड हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, ये हम लोग बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे हाइड्रा के बारे में सबसे जो आपको याद है पहले वो देखो। तो प्लेनेरिया जो है वो क्या करता है, रीजनरेशन, यानी थर्ड वाला हो जाएगा जो यहाँ पे है। एंड हाइड्रा जो फर्स्ट पे है, तो ऑब्वियस सी बात है फंगस कैसे बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे, आपको पता ही होगा, है ना। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, फर्स्ट का यानी ए का सेकंड, बी का जो हो जाएगा आपका थर्ड, एंड सी का, ए का सेकंड कहीं दिख रहा है आपको, ये है, बी का थर्ड एंड सी का वन, तो ये वाला दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ग्रो बाय फ्रेगमेंटेशन, इनमें से ऐसा कौन सा है जो फ्रेगमेंटेशन से ग्रो नहीं करता। तो आपको पता होगा अगर फिलामेंटस एल्गी है ना, स्पाइरोगायरा जैसे, तो ये क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन करेगा। प्रोटोनीमा भी बनते हैं तो वो फ्रेगमेंटेड हो सकते हैं। फंगस में अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है फ्रेगमेंटेशन करते हैं, बट ईस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ईस्ट जो है वो बडिंग करता है, इसके केस में आपको याद होगा ये क्या करता है, बडिंग करता है, तो ईस्ट यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। तो म्यूल्स जो कि आपके हाइब्रिड है एक तरह से, है ना, हॉर्स एंड डंकी के, तो ये एक तरह से क्या होगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। स्टेराइल वी वर्कर या वर्कर वी जो होती हैं ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, क्योंकि स्टेराइल वर्ड यूज हो गया है, तो आपको पता ही होगा। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी जो होते हैं बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि बेबीज नहीं होते हैं समहाउ, है ना, रिप्रोडक्टिव अनहेल्दी होने की वजह से। तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल्स के बने हुए होते हैं, तो या बेसिकली ये करेक्ट ऑप्शन है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है क्योंकि ये यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दीज केमिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल, इज इट राइट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म
जो है मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करते हैं, एंड दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वापस से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी हमने शायद ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे जैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है यूनिसेलुलर में, तो एक तरह से उसमें ग्रोथ भी हो रही है। रिप्रोडक्शन एज ग्रोथ दोनों क्या है, सिनोनिमस है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो रिप्रोडक्शन है, ये कह रहे हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि इनफर्टाइल कपल्स जो थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, या वर्कर वीज जो थी, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये भी सही ऑप्शन है आपका। नॉन, यहाँ पे है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन, म्यूल हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, और यही आपको चूज करना था कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो फोर्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि म्यूल्स में अभी हम लोगों ने देखा कि ये हाइब्रिड होते हैं और इनमें कैपेबिलिटी नहीं होती है रिप्रोड्यूस करने की, ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिस्पॉन्ड टू दियर एनवायरमेंट स्टिमुली ऑफ फॉलोइंग टाइप। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरह के स्टिमुलस से यहाँ पे एक तरह से रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फिजिकल भी हो सकता है, ये केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी सारे के सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर, इसकी बात करेंगे तो देखेंगे, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर। ऑब्वियसली बात है, जो फोटो पीरियड है यानी टाइम ऑफ लाइट जो है, यानी जो लाइट के प्रेजेंस का टाइम है ना, टाइम ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है एनिमल को, सीजनल ब्रीडर्स को, एज वेल एज जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली एनिमल्स एंड ओनली प्लांट। फ्लोरिंग में आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के डे फ्लोरिंग है ना, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरह के प्लांट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, एनिमल्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, एक होता है कॉन्शियसनेस, ओनली कॉन्शियसनेस, एंड द अदर वर्ड इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ओनली यूज फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए यूज होता है। ये आपके 11th क्लास का ही एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे पहला है, प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। इनमें बोला जा रहा है कि जो प्रॉपर्टीज हैं टिश्यूज की, वो प्रेजेंट नहीं होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में। ऑब्वियस सी बात है, एक अकेली सेल टिश्यू का पूरा फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, बहुत सारी सेल जो होंगी वो कर पाएगी। तो सही है ये, बिल्कुल आप जी, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। बिल्कुल सही, जैसे अभी मैंने बताया कि जब बहुत सारी सेल्स टुगेदर परफॉर्म करती हैं तो एक टिश्यू का जो फंक्शन है परफॉर्म हो पाता है। टिश्यू के केस में आपको याद होगा कि इनकी ओरिजिन जो है ओरिजिन जो है बच्चा, वो क्या होगी, सेम होगी, एज वेल एज इन सभी सेल का फंक्शन जो है वो एक तरह से कोऑर्डिनेटेड होगा या सेम होगा। ये दोनों, ये सारी की सारी सेल कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करेंगी, तभी जाके एक पर्टिकुलर टिश्यू का जो फंक्शन है वो निकल के आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल। ऑब्वियस सी बात है, सेम जैसे टिश्यूज की बात की जा रही है वैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनली की बात भी की जा रही है, कि जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया आपने ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे करके स्ट्रक्चर इसका देखा होगा, है ना, इतना एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो नहीं है। अब हम कहें कि आपकी इसकी आउटर जो वॉल है, या जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, अगर हम लोग बात करें केवल यही रहेगी तब भी ये पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन परफॉर्म कर लेगी, तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो यानी यहाँ भी ये भी सही है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स डू नॉट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट। ये वाला थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जैसे
इनर वॉल, आउटर वॉल जो माइटोकॉन्ड्रिया की है, इसके अंदर जो पाई जाती हैं क्रिस्टी वगैरह, वो सब अगर टुगेदर एक साथ आ जाए और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना ले माइटोकॉन्ड्रिया का, तब भी वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था टिश्यू के केस में कि जब सेल टुगेदर होती हैं, एक साथ होती हैं, तभी टिश्यूज का फंक्शन होता है। तो वैसे ही जब इसके कंपोनेंट माइटोकॉन्ड्रिया के या फिर राइबोसोम के या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट जो है वो एक साथ होंगे, तभी पूरी तरह से फंक्शन कर पाएंगे, है ना। या करते हैं, ऑब्वियस सी बात है करते हैं, पर यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं कर पाते हैं, डोंट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ, है ना। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा और इसी को हम लोग यहाँ पे आंसर चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज, अगर हम बात करें कि जो लाइफ है उसकी स्टोरी को हम क्या कह सकते हैं, तो बेसिकली जूलॉजी कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री कहेंगे, या फिर बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। सभी को अलग अलग समझने की कोशिश करिए। जूलॉजी केवल हम ओनली एनिमल की स्टडी को हम लोग कहते हैं, है ना। बायोकेमिस्ट्री अगर हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, तब उस समय हम लोग बायोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं, यानी स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सेड एज बायोकेमिस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में कि बायोटेक्नोलॉजी में जब हम लिविंग बींग और कुछ टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट या टेक्निक्स को यूज़ करके कुछ ह्यूमन के बेनिफिट्स में कुछ अच्छा करते हैं, तो उस साइंस की ब्रांच को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन बायोलॉजी अगर हम बात करें तो बायोलॉजी इज कंप्लीट, जो सभी चीज़ें हैं उसको कॉन्क्लूड करती है, चाहे वो प्लांट की लाइफ हो या एनिमल की लाइफ हो या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो। तो बायोलॉजी जो हो वो आपका आंसर हो जाएगा। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इनमें से क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। इनकरेक्ट बताना है तो इतना ध्यान रखेंगे कि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि सभी के पास, ह्यूमन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, सेल्फ इंटरैक्टिंग या रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, और उसके थ्रू ये रेप्लिकेट करते हैं और अपने जैसे ही रेप्लिका को, यानी अपने जैसे ही एक इंडिविजुअल को बनाते हैं, रेप्लिका तो नहीं लेकिन इंडिविजुअल को बनाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट कैपेबल, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया गया इन्होंने, नॉट कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बट ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास तो कॉन्शियसनेस होती है ना। तो कॉन्शियसनेस अगर है, दे हैव कॉन्शियसनेस, इट मीन्स दे कैन रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इट मीन्स दिस ऑप्शन विल बी द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 20 नंबर, यहाँ पे 20 की बात करेंगे। नंबर ऑफ स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन, नंबर ऑफ स्पीसीज की बात की जा रही है जो क्लास 11th में इसी चैप्टर में मतलब आपको दिया गया है। कौन कितने जो हैं आपके स्पीसीज हैं, नोन अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको याद होगा 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है, ये डाटा दिया गया है आपकी बुक में। ठीक है, तो ये डाटा है, इसको आप एज इट इज़ याद कर लेंगे, 1.7 टू 1.8 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज नोन एज, नंबर और उनकी जो टाइप है इसे हम क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन नहीं, बायोपायरेसी, या फिर सॉरी बायोडाइवर्सिटी, बायोपायरेसी, या फिर बायोफार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो ना ही बायोफार्माकोग्नोसी है, ना ही बायोपायरेसी है, ये सब हम लोग 12th में पढ़ेंगे। ये और फार्मेसी वगैरह में पढ़ते हैं हम लोग, जब हम लोग डी फार्मा, एम फार्मा या बी फार्मा करते हैं तो उसमें आता है। और ये हमारा है बायोडाइवर्सिटी, तो इसी यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, process of standardization of naming of living organism, such as a particular organism is known the same name all over the world, यानी एक तरह से हम लोग साइंटिफिक नेम देने की बात कर रहे हैं, चाहे वो जोलॉजिकल नेम हो या बोटानिकल नेम, इसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम नाम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देंगे तो उस टर्म को हम यूज़ करेंगे नॉमन क्लेचर। ठीक है, अगर हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन होता है, अगर उसे हम टेक्सोनॉमिकल यानी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की में रख रहे हैं तो वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की हो जाएगा, अगर क्लासिफाई कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा,
इसी में ही 23rd नंबर ICBN। ICBN ये काफ़ी पूछा जाता है, ICBN और ICZN दोनों ही दिए होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है इंडियन, ये आंसर नहीं कोड फॉर बायोडाइवर्सिटी, कोड फॉर बोटानिकल गार्डन, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, या फिर इंटरनेशनल कमीशन, तो ये भी नहीं सही है ना। तो हमारा कौन सा सही है, ध्यान देंगे ये जो फॉरवर्ड है ये केवल आता है ICBN में, सेम ICZN का भी होता है ICZN। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा और यहाँ पे आ रहा है फॉर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बेटा, फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल। प्लांट्स के लिए कौन से मतलब एग्रीड प्रिंसिपल होते हैं, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBN या इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBN के थ्रू होता है। ICZN जो अभी अभी मैंने ऊपर बताया आपको, तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोड फॉर देखेंगे या फिर ऑफ देखेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल। हालांकि यहाँ पे देखो अभी मैंने बताया था फॉर नहीं होता है ना, ऑफ होता है, तो इसको हटा देंगे, यहाँ पे रॉन्ग हो गया थोड़ा सा ऑप्शन, ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है जिसमें हम दो वर्ड या दो नेम्स, एक तरह से दो वर्ड्स का नेम चूज करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उसे दिया था कैरोलस लिनियस ने, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैग्नीफेरा इंडिका लिन ईच वर्ड इंडिकेट्स, तो सभी के सभी वर्ड क्या इंडिकेट करते हैं, तो आपने ये पढ़ा होगा कि पहला जो वर्ड है ये फर्स्ट वाला है ना, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो है इंडिका जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ऑथर है या जो साइंटिस्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है लास्ट वाला लिन, यानी लिनियस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या ऐसा कुछ मिल रहा है, जीनस, स्पीसीज एंड ऑथर नेम, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, तीसरा जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं तो वो किस में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि वो लैटिन में होते हैं, तो ये आपको ऐसे ही जनरली याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रिंटेड फॉर्म बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन एज, जो प्रिंटेड फॉर्म होता है उनमें बायोलॉजिकल नेम कैसे लिखे होने चाहिए, तो ये नॉमेनक्लेचर के कुछ 4-5 रूल्स थे जो आपको याद होने चाहिए। ये इटैलिक्स में होना चाहिए बच्चा, है ना, कैसा होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए। ठीक है, वापस से ये देखो ये वाला भी याद रखना है आपको कि अगर जो नाम है वो हैंड रिटन हो तो कैसे करना है आपको या क्या करना है, तो क्या होगा इसमें, बोल्ड नहीं, बोल्ड तो नहीं होता है, कंबाइंड अंडरलाइन ये भी नहीं होता है, सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लेना आपने लिखा, तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करो, इसको सेपरेटली अंडरलाइन करो, इसको सेपरेटली अंडरलाइन करो। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं फिलहाल, और ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 30 क्वेश्चन ही रखते हैं, एंड देन आफ्टर हम लोग इसके आगे वाले 30 क्वेश्चन जो है या जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।